पर्दे के पीछे क्या क्या होता है राजनीतिक गलियारों में, ये खबर आप तक और हमारे तक कई बार नहीं पहुंचती। राजनीति आज के दिन एक नेक्सस बन चुका है। मेरे कुछ साथी तो इसको कहते हैं कि इसको टोटली कमर्शियलाइज कर दिया गया है और इस पे मोहर लगा देनी चाहिए बाकायदा कि ये भी एक बिजनेस मॉडल है और इसका एक अलग तरह का मैकेनिज्म है। आप एक चीज देखो कि बीजेपी कोई नई पार्टी नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया कि जो वोट मिलते हैं ना, वो या तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस की लहर और हुड्डा साहब के चेहरे पे वोट मिलनी है। इवन यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, और पहले भी ऐसा होता रहा है कि टिकट दिलवाने के बाद हुड्डा साहब हल्के में गए और उनको ये कहा है कि आप कैंडिडेट को मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। तो पर्सनली अगर देखा जाए तो कुछ चेहरे कांग्रेस में भी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कोई विजनरी नहीं है, वो ना कोई मुद्दे की बात करते हैं, ना वो एक्टिव रहते हैं। इवन बीबी बत्रा की बात, हरियाणा की सियासत गर्म है। मेरे साथ सुमित जी हैं, युवा नेता हरियाणा की और खासकर हरियाणा की राजनीतिक गढ़ रोहतक की सियासत को बारीकी से समझते हैं। कमेंट्स लिखना कि हरियाणा की राजनीति 8 अक्टूबर में क्या रहेगी, उस दिन रिजल्ट आएगा तो कौन कितनी सीटों पर सिमटेगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, अब बात करते हैं। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते करमपाल जी, ठीक। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं जो आपका पड़ताल टीवी चैनल है, सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार करता हूँ। रोहतक की ही बात करें सबसे पहले, और एक हॉट सीट महम से बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी उतारा। वहां हल्के में ये है कि चमारिया गांव के हैं, किलोई हल्के में आता है, कबड्डी के खिलाड़ी हैं पहलवान दीपक हुड्डा, और नई लॉन्चिंग वहां हो रही है कांग्रेस की तरफ से बलराम दांगी की। कुंडू ने पिछली बार बलराम दांगी के पिताजी को रहा था, आनंद सिंह दांगी को। किस तरह का फिर मूड रहेगा? शमशेर खरकड़ा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, उनकी पत्नी लड़ेंगी। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि बलराज कुंडू के पास पैसा, उसको पैसे के दम पे चुनाव लड़ता है। तो मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि बलराज कुंडू के पास इतना भी पैसा नहीं कि आप ये मान लो कि पता नहीं कितना है। इसके जैसे तो 1000 लोगों के पास हरियाणा में पैसा है। रोहतक में क्या और पॉलिटिशियन नहीं है क्या कि जिनके पास इतना पैसा नहीं? शमशेर खरकड़ा के पास भी बहुत पैसा नहीं, अकेले शमशेर खरकड़ा का जिक्र नहीं है। मैं कहता हूं कि 1000 लोग हैं पॉलिटिक्स में सक्रिय, 1000 लोग हैं। पॉलिटिक्स से अलग अगर आप जाओगे तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। मेरे को आप ये बताओ कि इतना दिल, जो दिल खोल करके राजनीति में आके, राजनीति में पैसा खर्च करने वाले तो शराब पिलाने में भी पैसा खर्च करते हैं। कम से कम उसने शराब तो नहीं पिलाई। उसने पैसा अगर खर्च किया भी है, उसके पास पैसा है, तो उस पैसे को खर्च करने का उसमें दिल भी है। उसने व्यवस्था सुविधा क्या दी है? उसने अपने हल्के की बच्चियों लड़कियों के लिए आज 20 से भी ज्यादा बसें चला रखी हैं। 24 बसें हैं। और तो 24 बसें हर रोज, यूनी की एक दिन भी अगर मैं आपके किसी काम, पर्सनल काम के लिए अपना व्हीकल गाड़ी भेज दूं, या मेरे गांव में मेरे किसी जानकार को, दोस्त को गाड़ी की जरूरत है या पड़ोसी को जरूरत है, एक बार के लिए गाड़ी मांगी दे दूं जरूरत में, वो सारी उम्र याद रखता है। बिल्कुल। वो तो एक बार का नहीं है भाई, वो तो कंटिन्यू हर रोज सुबह बस अड्डे के पे जाके खड़ी हो जाती है। 15 साल से चल रही होंगी। हाँ, आपको कॉलेज के गेट के ऊपर उतारती है और कॉलेज से वापस आपको पिक एंड ड्रॉप, दोनों चीजें पूरा का पूरा करती हैं। आज जब हर रोज सुबह अखबार में ये खबर आती हो कि एक लड़की गायब होगी, चेन स्नैचिंग होगी, किसी के साथ छेड़छाड़ हुई, किसी के साथ, भाई हर रोज की केस। बिल्कुल। जब माहौल इतना सेंसिटिव सा हो रखा हो, उस दौरान आपकी बच्ची, आपकी बेटी अगर सुबह कॉलेज में जाए और शाम को कॉलेज से वापस आए और माँ बाप को ये तसल्ली है कि वो सुरक्षित है, तो इससे बड़ा मेरे हिसाब से क्या योगदान हो सकता है? ऐसी बहुत सारी चीजें। यहाँ एक मैं थोड़ा दर्शकों को बताना चाहूंगा। आज महम हल्के के सीसरखास गांव है, एक आदमी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि आज से 10-15 साल पहले मेरे गाँव में MA पास लड़कियां सिर्फ 4-5 थी, और आज उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा लड़कियां MA कर चुकी हैं, PhD बहुत सारी लड़कियां कर चुकी हैं, बहुत सारी करने लग रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ बलराज कुंडू की बदौलत हुआ कि वो हायर एजुकेशन ले पाई, कॉलेज तक आ पाई, क्योंकि उसकी बसें चलती थी। पेरेंट्स ने उनको हायर एजुकेशन दिलवाई, नहीं तो +2 होते या प्राइवेट, या फिर उनकी शादी या प्राइवेट पढ़ाई करती थी, ये काम होता था। तो ये तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रिपोर्ट है। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई ये इसको मॉडिफाई करके पब्लिश किया जा रहा है। ये हरियाणा का पहला एक विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा लड़कियां हायर एजुकेटेड हैं।
सबसे ज्यादा आप मेरे को एक चीज बताओ, पॉलिटिशियन चुनाव में खर्चा तो अपने हिसाब से करते हैं, पैसा बांटने वोट खरीदने तक का काम करते हैं, नशा सप्लाई करते हैं, दारू बढ़ती है, दारू के ट्रक उतरते हैं, तो भाई उस पे टिप्पणी करने वाले नहीं आते, टिप्पणी करने वाले आते हैं। तो ऐसी अब ये बताओ, बलराम डांगी, बलराज कुंडू, शमशेर खरकड़ा, विकास ने आम आदमी पार्टी से और दीपक हुड्डा बीजेपी से, कैसा मुकाबला देखते हो आप, ये बताओ। देखो, आज के दिन की अगर मैं चर्चा करूं तो एक तरफा और क्रिस्टल क्लियर बात है कि बलराज कुंडू की जीत है। बलराज कुंडू के लिए लोगों के दिल में जगह है। और बलराज कुंडू का मैं एक चीज और बताऊं, केवल बसों का जिक्र नहीं है, इतना साधन संपन्न होने के बावजूद 5 साल विधायक वो रहे वहां के, तो वो 24 घंटे वहां पे खड़े रहते हैं। वो अपने हल्के में, अपने लोगों के बीच में, किसी की फसल में आग लग गई, नुकसान हो गया, सरकार मुआवजा दो ना दो, लेकिन जितना भी उससे बन पड़ता है वो जाकर के उनकी सहायता करता है। बिल्कुल। किसी की करंट लग के भैंस मर गई, मेरे को याद है कि एक की भैंस एक्सीडेंट में, वो जो ट्राला था एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई, तो ये जाके उसकी हेल्प करता है। ठीक है, मैम से बाहर निकलते हैं, किलोई पर बात करने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा शायद सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत लेके निकल जाएं। रोहतक प्रॉपर शहर की बात करेंगे। मनीष ग्रोवर टिकट लेने से मना कर जाते हैं, फिर समर्थन को मनाते हैं। कौन वो समर्थक हैं जो उनको मना रहे थे और ज्यादा मनाई भी नहीं हो पाई, और आखिर में बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया और बीबी बत्रा उनके सामने कांग्रेस के रहेंगे। पिछली बार कांटे के मुकाबले में हरा था बीबी बत्रा ने, 2-1000 वोटों का सारा ही अंतर रहा था। कैसा मुकाबला रोहतक शहर का देख रहे हो? मेरे को याद है कि जिस दिन मनीष ग्रोवर ने रोहतक आकर के ये ऐलान किया था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ रहा अब की बार, वो दिल्ली से आए थे और कहीं ना कहीं उनको इशारा किया गया था, यह आशंका उनके सामने जताई गई होगी कि अब की बार पार्टी आपको शायद टिकट नहीं देगी, और वो इमोशनल भी हुए, उनकी आंख से आंसू भी निकले, स्वाभाविक है। अब की बार तो बहुत सारे चेहरे ऐसे रहे कि टिकट कटने के बाद बहुत सारे इमोशनल हो गए, उनकी आंखों से आंसू हमने देखे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई वही लेकिन इन आंसुओं पर एक बीच में लाइन, इन आंसुओं और बड़े व्यंग पूरे हरियाणा की जनता ने कसे, जब जनता की आंखों से 5 साल आंसू निकलते तब किसी नेता की आंखों से आंसू नहीं निकलते। आप बात पूरी करो अपनी। हाँ, तो उनकी आंख से आंसू निकले। तो और एक चीज और आप नोट करो, उससे अगले उसमें आ जाओ आप। तो फिर हुआ कि भाई उनके समर्थकों ने उनको मनाया कि नहीं, चुनाव फाइट करो, आपका हमने आपका सहारा है, आपने बहुत अच्छे से चीजें मैनेज करी हैं, वगैरह वगैरह, इस टाइप की चर्चाएं चली। बीजेपी की लिस्ट आती है, मेरे ख्याल से पहली लिस्ट में 67 सीटें उन्होंने डिक्लेयर की, उसमें नहीं था, तो उसमें रोहतक का नाम नहीं था। यहां तक मैं ये कहता हूं कि भाई इतना कद्दावर आदमी, खट्टर साहब की सरकार में जिसकी तुत्ती बोल रही हो, और जिसे रोहतक शहर में जिसको दादा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल, कि तो पहली लिस्ट में उसका नाम ना आना, कहीं ना कहीं टिकट पे पेंच तो फंसा हुआ था। रिजल्ट जो आपने पूछा कि रिजल्ट क्या रहेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इतना आसान राह उनके लिए है नहीं। अच्छा। और कांग्रेस ने बीबी बत्रा को रिपीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा के वो विश्वास पात्र और काफी नजदीकी एक ऐसे चेहरे हैं, तो मेरे हिसाब से टक्कर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कुछ न कुछ सवाई है आगे है तो वो बीबी बत्रा है। शकुंतला खटक, उनकी सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे, काफी अनहेल्दी टाइप में हैं, चलने फिरने में समस्या रहती है, हैवी ज्यादा हो गई हैं, यंग चेहरे पर भाई कोई यंग चेहरा लेके आया जाएगा, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, और वापस फिर उन्हीं को रिपीट किया है। तो क्या हुड्डा के नाम पर वोट डालेंगे शकुंतला खट्टक, एक यंग रेणु डाबला, रोहतक नगर निगम की पहली लेयर बीजेपी? इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया कि जो वोट मिलते हैं ना, वो या तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस की लहर और हुड्डा साहब के चेहरे पे वोट मिलनी है। इवन यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, और पहले भी ऐसा होता रहा है कि टिकट दिलवाने के बाद हुड्डा साहब हल्के में गए और उनको ये कहा है कि आप कैंडिडेट को मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। तो पर्सनली अगर देखा जाए तो कुछ चेहरे कांग्रेस में भी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कोई विजनरी नहीं है, वो ना कोई मुद्दे की बात करते हैं, ना वो एक्टिव रहते हैं। इवन बीबी बत्रा की बात मैं अगर आपको करूं, आपको मैं याद दिलाता हूं थोड़ा पीछे जाकर के, महम हल्के से विधायक ने
मनीष ग्रोवर जी के खिलाफ जब ये सहकारिता मंत्री, नहीं सॉरी सहकारिता मंत्री तो नहीं थे ये, क्योंकि वो हार गए थे, हाँ इनके खिलाफ मोर्चा खोला था, तो शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बलराज कुंडू ने कहा था कि वे शहर से विधायक बीबी बत्रा चुप क्यों हो, मेरा साथ क्यों नहीं देते और इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते। अगले दिन बीबी बत्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। तो जब आप शहर में हो और विधायक हो और आप अपनी जनता की नुमाइंदगी या उसकी पैरवी नहीं कर रहे हो, तो इस तरह के चेहरे कांग्रेस के पास हैं। और विजनरी तो छोड़ो, विजनरी तो बहुत बड़ा शब्द है, इनका अपना खुद का एक सोच, एक थॉट या क्या निर्णय लेने हैं, क्या बयान देने हैं, यहाँ तक की भी सोच उनकी नहीं है। पर ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स जैसी भी जिस ढर्रे पे चल रही है, हम उस पर टिप्पणी जरूर कर सकें, लेकिन इसको बदलने में अभी काफी समय लगेगा। बस शो पीस है हुड्डा की तरफ से, ठीक है। और ये तो आपने बता दी, मैम पे बात कर ली, कलानौर पे बात कर ली, रोहतक पे बात कर ली, किलो पे बात करने की जरूरत नहीं है। पुराने रोहतक की थोड़ा लास्ट में बात करके चले। झज्जर और सोनीपत की सीटों पर कहाँ आपको उल्ट फेर लगता हुआ दिख रहा है? यहाँ हुड्डा गठ है, ये लोग हम चर्चाएं हैं कि यहाँ तो सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन 2 सीटों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, सोनीपत शहर और गोहाना। यहाँ का क्या समीकरण देखते हो? अरविंद शर्मा बनाम जगबीर मलिक, गोहाना में बात करें पहले। अरविंद शर्मा बनाम और जैसे आपने जगबीर मलिक, गोहाना में देखो जो रिपोर्ट मेरे पास है और जितना मैंने महसूस किया है, वहां से निर्दलीय भी नहीं कहूंगा मैं, हर्ष चिकारा ने जाके वहां से ताल ठोकी। हर्ष चिकारा ने हर गांव गांव घूम घूम करके अपना ये कह दिया कि वे मेरी टिकट की आशंका क्या मतलब मेरे को वादा किया गया है या मेरे पूरा मैं इस बात से आशान्वित हूं कि मेरे को वहां से टिकट मिलेगी। वोट तो वहां हुड्डा के नाम पर ही डलेंगे। हाँ, उसने भी हुड्डा के नाम से ही कहा है कि तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को नुकसान करेगा। ठीक है, अगर वो निर्दलीय उसने अपना नामांकन किया और गांव गांव जाकर के वोट मांगे तो वो नुकसान कांग्रेस का कितना कर पाएगा? कितना क्या लगता है कि रविंद्र शर्मा बीच से निकल जाएंगे? कितना नुकसान कर देगा वो? देखो मिली जुली रिपोर्ट वहां से आई है। अच्छा, मान लो मेरे 5 लोगों से बात हुई है, तो सच पूछो तो 3 ने ये कहा कि अरविंद शर्मा को फायदा होगा, इससे फायदा होगा। ठीक है, 2 ने ये कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन नुकसान जरूर है। नुकसान ठीक है। और मैं अगर पर्सनली अगर कहूँ तो कांग्रेस वैसे ठीक है, हवा है, फेवर में माहौल है और उसमें ठीक है, कश्ती आपकी तरह के पार चली जाए वो तो एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती जो करी है कि वो पुराने घिसे पिटे ढर्रे पे जो चल के और जो पुराने चेहरों को ऐसे कैसे थोपना, इसको मैं थोपना कहूंगा। थोपना क्यों कहूंगा? वही बात आ जाती है कि कोई विजन के नाम पे कोई इनके पास कुछ है नहीं। विधानसभा में ये तार्किक बातें कर नहीं पाते, अपने इलाके की, अपनी विधानसभा की, अपनी लोकसभा की बातें कर नहीं पाते। और ऐसी 20 बेसिक सी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि जिस पे इस हरियाणा में मुद्दा होने के बावजूद भी चर्चाएं नहीं होती। नशे की गिरफ्त में पूरा हरियाणा इतने दलदल में धंस चुका है, कोई भी इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है और ना ये हमारे एजेंडे और मुद्दों में है। रोहतक शहर की अगर मैं आपको बात बताऊं, रोहतक शहर में अलग अलग जगह 9 चौकियां पिछले 2.5 साल से बंद कर दी पुलिस विभाग ने। एसपी साहब ने बाकायदा ये स्टेटमेंट दी कि हमारे पास स्टाफ कम है। जिस शहर में या जिस दौरान इस देश प्रदेश में चेन स्नैचिंग, लूट डकैती, हत्याएं बढ़ रही हों और पुलिस की चौकियां बंद होने लग रही हों, ये कितना बड़ा मतलब चिंता का विषय है। बहुत चिंता है। लेकिन कोई बोलने वाला ही नहीं है भाई, कोई बोल ही नहीं रहा और ना इस पे कोई आगे बात करता। तो अगर एक कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती करी है वो ये करी कि इन्होंने देखा कि वही लहर है, आइडिया किसका था, वो शीर्ष नेतृत्व का था, हरियाणा के प्रभारी का था या हरियाणा की टीम का था, वो जाने। लेकिन इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो टिकटार्थी थे इन्होंने उनसे 20-20 हजार रुपए लेकर के और कि भाई तुम अपना दावा पेश करो। भाई जब तुमने पुराने चेहरों को ही टिकट देनी थी तो ये ढोंग और आडंबर करने की क्या जरूरत थी? इनके अकाउंट सील हो रहे थे ना, पैसा इकट्ठा करना। कहाँ पैसा? आप एक बार बताओ कितने लोगों ने उसमें आवेदन किया होगा? 20-20 हजार रुपए 2,000 लोगों ने किया, 2 से 2.5 हजार में महिलाएं भी उसमें से कुछ होंगी, महिलाओं के लिए तो फीस भी कम थी। पार्टी को कितना अकाउंट अगर से बंद हो रखे थे, पैसा नहीं था, कितना पैसा इकट्ठा हो गया होगा? 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ क्या मैटर करता है? के सपने दिखाए लोगों इतनी बड़ी पार्टी में 2-3-4 करोड़ रुपए क्या मैटर करता है? कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपको पैसे की कलेक्शन करनी थी चुनाव फाइट करने के लिए, आप डोनेशन लेने लग जाओ, आप अपने वर्कर को कहो कि भाई आप डोनेशन दो। लेकिन ये जो तरीका था ना, मैं इस तरीके के सख्त खिलाफ हूं। बिल्कुल खिलाफ क्यों हूं कि आपने पहली ही लिस्ट में
और पहली लिस्ट छोड़ो, 90 की 90 जब लिस्ट आ जाए, ये कम से कम इनके प्रवक्ता या प्रभारी आकर के माइक के सामने ये तो कह दें कि भाई जिन जिन लोगों ने 20,000 रुपये भर के फीस भर के और नामा टिकटॉक के लिए आवेदन किया था, हमने भी छटनी करी, उसमें से 2 चेहरे ये निकल के आए। आप दिखा, एक भी नहीं आएगा, आप भी जानते हैं। और उससे अगली बात पे यानी लिस्ट तो ऑलरेडी पहले बन चुकी है, लिस्ट तो बन चुकी थी। हाँ, तो ये ढोंग ड्रामा और ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए ना। ठीक है, सोनीपत पे बात करो लास्ट में। बिल्कुल, सोनीपत का क्या मिजाज? निखिल मदान कांग्रेस के मेयर थे, बीजेपी में गए, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, सुरेंद्र पवार जेल में हैं। एक अलग हटके पहले लंबे समय बाद हरियाणा में ऐसा चुनाव जब कांग्रेस का एक प्रत्याशी सुरेंद्र पवार ईडी की जेल में है और कांग्रेस के ही गए हुए बीजेपी में गए निखिल मदान को टिकट दिया है, तो जेल में रहते हुए हुड्डा का दम लगेगा वहां पर। क्या सोनीपत का मिजाज देखते हो आप? देखो, दम आज कोई लगा लो ना लगा लो, 20 दिन में दम लगाने से कुछ नहीं होता। हकीकत बात है कि ये एक लहर होती है, लहर कांग्रेस के फेवर में है। और वहां भी अगर रोहतक झज्जर सोनीपत की मैं बात करूं तो वहां भी जेल में अगर वो पड़े हैं तो उनको सिंपैथी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ईडी के लिए भी बीजेपी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। बिल्कुल। और इस चुनाव के टाइम में तो ये है ना, उसका उल्टा असर होएगा। और बीजेपी कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की हो ही रखी है, तो अगर वहां ज्यादा ही बुरा हो जाए तो भी 50-50 आप लेकर के चलो। कांग्रेस ने जो टिकटों का बंटवारा किया है ना जी, मैं उस पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं बीजेपी की बात करता हूँ। जैसे बीजेपी के बारे में आपने बताया कि मैम से बाहरी उम्मीदवार दीपक हुड्डा को उन्होंने वहां से लॉन्च किया है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा इसकी तह में जाने की जरूरत है कि ये प्रयोग बीजेपी कैसे करने लग रही है। हालांकि मैं तो इस तरह के प्रयोगों का समर्थक हूँ। और महम की अगर आप बात करो, जैसे शमशेर खरकड़ा बहुत कद्दावर व्यक्ति बीजेपी में है, पिछले चुनाव की अगर चर्चा आप करो तो टिकटों के बंटवारा होने से पहले शमशेर खरकड़ा जब मैम के गांव में घूमते थे तो वो कहते थे कि टिकट की चिंता ना करो, टिकट तो मेरी गोद में है, मेरी जेब में है। तो मेरे को सबसे अच्छी बात बीजेपी की जो लगी ना कि एक आदमी जो इतने गुमान में, अहंकार में या इतने कॉन्फिडेंस में बोझ काट दी है, हाँ, तो वो आदमी पिछली बार इतना मतलब कि भाई दावेदारी करके टिकट लेके आया और अब की बार उसको अपना गांव इकट्ठा करना पड़ा। तो देखो, मैं बीजेपी के इस कल्चर को लाइक करता हूँ। उम्मीदवार बाहरी है, उम्मीदवार भीतरी है, ये मुद्दे केवल अपने वोटर्स को बहकाने रिझाने के लिए किए जाते हैं। नहीं, महम में ये चर्चाएं तो हैं कि महम में बीजेपी को जिंदा किए रखा तो शमशेर खरकड़ा ने किए रखा, उसी काम हाँ बीजेपी थोड़ी थी और जिस तरह से उनको किनारे करके और दीपक हुड्डा लेके आए, कोई एक्टिव नहीं है, हल्के को जानते नहीं है। अकेले दीपक हुड्डा का जिक्र नहीं है, ऐसे चेहरे आप और भी देखेंगे कि कद्दावर से कद्दावर लोगों की टिकट बीजेपी ने काटी और नई चेहरों को टिकट पकड़ा दी। अगर हमारे खुद के लोही हल्के का जिक्र आप करो तो बहुत पुराने अपने टाइम में मंत्री रह चुके कृष्ण मूर्ति हुड्डा भी काफी टाइम से बीजेपी के टिकट बड़े मुखर थे भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। हाँ, और उसके बावजूद उनको टिकट नहीं दी गई। और राजेश सरकारी उनकी पत्नी जो जिला परिषद की चेयरमैन है मंजू हुड्डा, तो यहाँ से उनको टिकट दी गई है। तो ये सारे प्रयोग, इनके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है वो तो देखो खुल करके आने में समय लगेगा। एक बात तो तय है कि बीजेपी पेपर की पॉलिटिक्स करती है, बिना तथ्यों और बिना आंकड़ों या बिना रिपोर्ट के वो कोई एक्शन लेती नहीं है जी। तो बीजेपी ने जो टिकटों का बंटवारा किया, इसमें मेरा ओपिनियन और जहां तक मेरा हाँ, ये जो सीटें काटी गई हैं, जो दी गई हैं, जैसे मंजू हुड्डा की बात करें, दीपक हुड्डा की बात करें, जुलाना में कैप्टन योगेश की बात करें, यंग चेहरे हैं। हालांकि रामकुमार गौतम जैसे अपवाद भी हैं, सबसे पुराने बुजुर्ग नेता हैं, तो यंग चेहरों को तो आगे किया है। और एक आपने बड़ी बात कही कि वो बिना तथ्य तो कोई काम करती नहीं, उसने पेपर तो कुछ ने कुछ किया होगा। फिर क्या रणनीति अपनाई होगी? हुड्डा का कोई गोत्र के कोई गांव नहीं है मैम में, क्यों हुड्डा को वहां लेके गए? क्या रणनीति हो सकती है इसके पीछे? पर्दे के पीछे क्या क्या होता है राजनीतिक गलियारों में, ये खबर आप तक और हमारे तक कई बार नहीं पहुंचती। राजनीति आज के दिन एक नेक्सस बन चुका है। मेरे कुछ साथी तो इसको कहते हैं कि इसको टोटली कमर्शियलाइज कर दिया गया है और इस पे मोहर लगा देनी चाहिए बाकायदा कि ये भी एक बिजनेस मॉडल है और इसका एक अलग तरह का मैकेनिज्म है। आप एक चीज देखो कि बीजेपी कोई नई पार्टी तो है नहीं,
इतने सालों तक कितने नेताओं ने यहाँ पे संघर्ष भी करा और अपनी पार्टी के लिए दरी बिछाने से लेकर झंडे टेंट गाड़ने तक का काम करा। उसके बावजूद किरण चौधरी का तो बिल्कुल ताजा उदाहरण है। किरण चौधरी इधर से कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करती है और तुरंत राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और अभी रिसेंटली उनकी बेटी को भी वहां से टिकट दे दिया गया। और दूसरी तरफ आप ये देखो कि कांग्रेस से जिनको टिकट मिली है वो कौन है, वो भी उसी परिवार के हैं। तो एक परिवार तो ऐसा है कि बीजेपी में जाओ तो भी टिकट है, कांग्रेस में रहो तो भी टिकट है। भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां हैं, वो कांग्रेस में थे तो भी मंत्री रह चुके, बड़े बड़े पदों पे रह चुके, पुराने चेहरे हैं। बीजेपी में गए तो उन्होंने केंद्र में मंत्री बने, बेटे को सांसद बनाया, वो इधर आए तो फिर यहां से भी टिकट है। राव इंद्रजीत जी को देख लो, धर्मवीर को देख लो, जो पुराने चेहरे हैं ना, पता नहीं वो क्या मैकेनिज्म है जिसको इन्होंने डिटेक्ट करके और कैप्चर कर रखा है। क्या कारण है कि हम देखते हैं कि लिस्ट में जो नए लड़के हैं मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम उचाना की बात करें, वीरेंद्र घोगड़िया बड़ी मेहनत कर रहे थे, और जगह भी हम बात कर ले तो ये जो पुराने घराने हैं ना, ये घराने आपस में सारे मिले हुए हैं। ये नेक्सस जो आप कर रहे थे, बिल्कुल इसमें इनकी मिली भगत किस लेवल की और कहां तक है वो तो एक अलग चर्चा का, या उस पे तो भाई छानबीन करी जानी चाहिए, या छानबीन करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो समीकरण या जो चीजें हो रही हैं हमारी आंखों के सामने, वो तो इसी बात का इंडिकेशन देती है कि भाई कुछ ना कुछ तो है ना, कि एक आदमी। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक चीज आपको और बताऊंगा कि जिताऊ होने के बाद भी नए चेहरे को टिकट नहीं मिलती। सारा देश किलकी मारता हो, सारा देश चिल्ला रहा हो, सारा देश रिकमेंडेशन करता हो, कितनी सर्वे हो जाए, कितनी रिपोर्ट आगे तक पॉजिटिव चली जाए, फिर भी टिकट नहीं मिलती, जबकि जिताऊ है। अच्छा, क्या कारण है इसमें? ये नेक्सस है या सेटिंग गेटिंग का खेल भी होता है? बस ये सेटिंग और गेटिंग और टाइमिंग सारी चीजें हैं। कुछ आदमी हो सकता है कि जो पुराने लोग कोई तुरुप के अपने पास छुपा के रखते हो। कांग्रेस ने इस दौरान इस बार क्या किया, देखो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के फेवर में माहौल है, और किसी भी कांग्रेसी नेता को, किसी भी वर्कर को इस गुमान में, इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि उनको लगता कि उनके एफर्ट से ऐसा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं। ये बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है। लोग बीजेपी से आकंठ जिसको कहते हैं ना, यहां तक भर गए और उससे ऊब गए। और सबसे ऊब किस बात से गए, इन्होंने जो तानाशाही रवैया, कारण बताओ वो क्या क्या कारण है? जो तानाशाही रवैया जो ऊपर मोदी और अमित शाह जी का है ना, वो सेम कल्चर कॉपी करते करते हरियाणा तक भी आया। मैं तो एक चीज आपको कहता हूं कि जो वोटर आपका ना हो, आप उसको 100 बार हड़काओ, धमकाओ या उसके साथ पक्षपात करो, लेकिन जब खुद आपकी पार्टी का एक वर्कर, डेडिकेटेड वर्कर और एक नेता, उसको आप हड़का देते हो, धमका देते हो, उसकी आप इज्जत नहीं करते, भरे स्टेज पे अपमानित करते हो, ये चीजें बीजेपी के अंदर हमने देखी हैं। रिसेंटली मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, हमारा जसिया मंडल है, हमारा गांव मकड़ोली, तो जसिया मंडल में एक प्रोग्राम था गांव जसिया में, और वहां पे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, और यहाँ अब जसिया चूंकि रोहतक ब्लॉक में है, ब्लॉक के चेयरमैन वहां स्टेज पे मौजूद हैं, तो मान लो सीएम साहब वहां पे आए हैं तो उनका स्वागत तो यहाँ के लोग ही तो करेंगे। बिल्कुल भाई, जिसके इलाके में आप गए हो, वो उनको माला, बड़ी माला उनको पहनाने लग रहे हैं, उनके मान सम्मान में तो खड़े हैं। और खट्टर साहब उनको ऐसे हाथ मार मार के हट 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 उनको बाहर निकाल रहे हैं। अरे भाई, वो आपके केवल वर्कर नहीं, वो मंडल अध्यक्ष, वो ब्लॉक के चेयरमैन है। आप उनके इलाके में आके उनको ऐसे अड़काने लग रहे हो कि हमारे यहाँ लोकल में कुत्ते को भी नहीं भगाते घर से। क्या खट्टर तो जो आपने जो बात पूछी ना, तो जो इनका तानाशाही रवैया रहा ना, कि खट्टर साहब जनसभा करने लग रहे हैं, वहां एक औरत उठ के, कितना समसामयिक और प्रासंगिक मुद्दा उस औरत ने उठाया, बुजुर्ग महिला ने, कि नशा बहुत फैल रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन तो नहीं था ना, उसको ये कह रहे विपक्ष ने बहका के भेज दी यहाँ पे। एक औरत कह रही है, एक महिला कह रही है, अपनी कोई डिमांड उन्होंने रखी कि भाई ये बोला ठीक है, आपको चंद्रयान में बिठा के अगली बार भेजेंगे। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये किस तरह का, जैसे मनीष ग्रोवर है, मनीष ग्रोवर ने यहाँ 10 साल में खूब अपनी हुकूमत बड़ी दादागिरी से चलाई,
और इसमें कोई छुपान शायद इतने तो किसी मंत्री की भी नहीं चली होगी। मैं ये कहता हूं कि 10 साल में हुड्डा साहब सीएम थे यहाँ रोहतक के, सीएम रहते उन्होंने नहीं चलाई जितनी केवल 5 साल का कार्यकाल इनको मिला है, क्योंकि पिछले 5 साल में तो मनीष ग्रोवर हार गए थे। उसके बावजूद भी, और ये ऐसी चीज नहीं कि मैं इसका खुलासा करने लग रहा हूँ, खुद मनीष ग्रोवर इसको एक्सेप्ट करते हैं, माइक पे उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है मेरी चल रही है, मैं चला रहा हूँ, चलो अच्छी बात है भाई, चला एसपी को भी तुम कह रहे खुले। और अभी ताजा मामले में उन्होंने एसपी हिमांशु गर्ग को ये कहा, देख लेने की धमकी दी कि यो 1 महीने का टाइम है, चुनाव लेने तो फिर देखता हूं तेरे को। तो ये जो रवैया है ना, लोग इन चीजों को लाइक नहीं करते। क्या खट्टर की कारगुजारियां अभी महंगी पड़ेंगी या लोग भूल गए, बीच में लोग चुनाव जा लिया? देखो 10 साल बहुत लंबा चौड़ा समय होता है। आप 10 साल तक आपने जो खड्डे खोदे हैं, आप 6 महीने में उनको भर तो नहीं पाओगे ना, और भर तो पाओगे, आप गड्ढे भर सको लेकिन घाव नहीं भरे नहीं जाते। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने जो प्रयोग किया है कि चुनाव से 6 महीने पहले या थोड़ा और कम ज्यादा समय हो सका इसमें, कि इन्होंने भाई अपना नायब सैनी जी को चेहरा बदल करके उनको सीएम के रूप में सामने लेकर के आए हैं। उन्होंने काफी डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन उतना शायद नहीं कर पाए वो। और मैं तो ये कहूंगा कि जो कारस्तानी खट्टर साहब की थी वो आगे इनके सर पे पड़ेंगी। ठीक है, एक सवाल महम को लेकर वापस लौटते हैं। हाँ, यूं नहीं है कि भाई वो जेल में है या कुछ और मसला है। और तो आप अपने कमेंट्स करके बताएं कि हरियाणा का सियासी मूड क्या रहने वाला है। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।